Good morning, ninth class. Our today's topic is some live experience है in old resume. पुराने प्राचीन राजतंत्र के कुछ लाइव एक्सपीरियंस फॉलो किए थे कुछ अकाउंटेंट्स ने। तो प्राचीन राजतंत्र में हुए जो वृत्तांत है उसका एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। George Danton, who later became active in revolutionary policies, wrote to a friend in 1793, looking back upon the time when he had just completed his study. एक जॉर्ज डांटन नाम के एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्या किया कि आगे चलकर सक्रिय होने वाले जो एक सक्रिय क्रांतिकारी थे जिन्होंने वो अपने साथ हुए जो अनुभव थे प्राचीन राजतंत्र को लेकर जो अनुभव थे उनको एक ट्रैवल जिसमें एक अकाउंट्स में उतारा, एक वृत्तांत में उतारा और अपने फ्रेंड को जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो उन्होंने अपने फ्रेंड को बताते हुए उस टाइम के बारे में को लिखा था, एक वृत्तांत लिखा था। आई वॉज एजुकेटेड इन रेजिडेंशियल कॉलेज इन प्लेसिस, मैं जो है प्लेसिस के एक आवासीय कॉलेज में था। देयर आई वॉज द कंपनी ऑफ इम्पोर्टेंट मैन वंस मी माई स्टडीज़ एंड आई वॉज लेफ्ट विद नथिंग। वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ मुझे कुछ महत्वपूर्ण लोगों का क्या मिला, सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण लोगों का साथ मिला या फिर कह सकते हैं महत्वपूर्ण लोगों का नेतृत्व मिला। जब पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया था। आई वॉज स्टार्टिंग लुकिंग फॉर अ पोस्ट, इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड वन एट द लॉ कोर्ट इन पेरिस। और ये क्या है कि पेरिस में न्यायालय की नौकरी मिलना असंभव था उस टाइम पे। द चॉइस ऑफ अ करियर इन द आर्मी वॉज नॉट ओपन टू मी एज आई वॉज नॉट एब नोबल बाय बर्थ और डिड आई हैव अ पार्टन। और जो क्या बोलते हैं जो मैं क्या है जन्मजात से जो सेना में नौकरी करने का विकल्प जो था वो भी मेरे लिए नहीं था। क्यों? क्योंकि ना तो मैं जन्मजात से कुलीन था और ना ही मेरा कोई संरक्षक था, कोई मेरा पार्टन था। द चर्च टू कुड नॉट ऑफर मी अ रेफ्यूजी, और उसके साथ साथ जो चर्च भी था वो मुझे आसरा नहीं दे सका था। I could not buy an office and I did not possess a saw, और ना तो मैं एक ऑफिस ना तो मैं कोई ओहदा खरीदने की स्थिति में था क्योंकि मेरे जेब में एक सू जो कि फ्रांसीसी पैसा होता तक नहीं था। सो इज़ एक फ्रांसीसी करेंसी थी। माई ओल्ड फ्रेंड टर्न देयर बैक टू मी, द सिस्टम हैड प्रोवाइड अस विद एन एजुकेशन विदाउट हाउएवर ऑफरिंग अ फील्ड वेयर आवर टैलेंट कुड बी यूटिलाइज्ड। फिर क्या हुआ, पुराने दोस्तों ने भी मुझसे क्या कर लिया था, मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने उन्हें पढ़ा लिखा तो दिया लेकिन हमारी प्रतिभा का इस्तेमाल करने का अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। कि उस टाइम की जो व्यवस्था थी उन्होंने पढ़ा लिखा तो दिया था लेकिन उनको जो पढ़ाई लिखाई को कहाँ पे इस्तेमाल करना है वहाँ के अवसर उनको उपलब्ध नहीं करा दिए थे। एन इंग्लिश मैन ऑथर यंग, एक ऑथर यंग का एक अंग्रेज थे, उन्होंने ट्रैवल through France during the year of 1787 to 1789 and wrote detailed description of his journey. He often commented on what he saw. और एक आर्थर के नाम से एक अंग्रेज थे जिन्होंने 1787 से 1789 के दौरान फ्रांस में क्या की थी, यात्रा की थी और उन्होंने फिर अपना एक विस्तृत यात्रा वृत्तांत लिखा था। उसमें उन्होंने उनकी जो टिप्पणी थी उनमें तो जो सबसे दिलचस्प टिप्पणी थी वो ये थी, he would decide to be served and waited upon by slaves, ill-treated slaves, and that must be fully aware that by doing so he is placing his property and his life in a situation which is very different from that he would be in. Had he chosen the service of free and well-treated man. अब उसमें एक छोटा सा किस्सा दिया था उन्होंने कि सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, ख़ास तौर पर जो बुरा व्यवहार करने वाले जो थे उनको पता होना चाहिए कि वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है कि उस स्थिति से वो बिल्कुल भिन्न होती है जिसमें मुक्त लोगों की जो सेवाएं जो हैं वो ली जाती हैं और उनसे बेहतर बर्ताव करता है।
and he who choose the dying to accompaniment of the victim on the grounds should not complain if during a riot his daughter gets kidnapped and his son's throat are slit. जो अपने पीड़ितों को ये कराते हुए सुनते हुए भी क्या है भोज उड़ाना पसंद करते हैं, उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या फिर अपने बेटे के गला काटे जाने का भी दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। मतलब कि वहाँ के जो क्रूर व्यक्ति थे उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि कैसे के लोग वहाँ पे जब ये क्रांतियाँ हो रही थी तो लोगों को आपस में मारा जा रहा था, ये सब इसमें बताया गया है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक एक्टिविटी है, व्हाट मैसेज इज यंग ट्राई टू कन्वे हेयर। यंग जो है यहाँ पे क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और उनका स्लेव्स जो है से गुलाम शब्द से क्या आशय है, वह किसकी आलोचना कर रहे हैं। सन 1787 में उन्होंने किन खतरों का आभास होता है, इसके बारे में पूछा गया है। द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। अब नेक्स्ट आपका आता है आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। लुइस 16 हैव इंक्रीज टैक्स फॉर रीजन यू हैव लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन। आपने ये पढ़ा था पहले वाले सेक्शन में कि लुइस ने जो टैक्सेस वगैरह बढ़ाए थे वो क्यों बढ़ाए थे, क्या कारण थे उनके बढ़ा दिए थे, वो देख चुके हैं। आप क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा। How do you think you could have gone about doing this? In France, the old regime and monarch did not have the power of impose tax according to his will alone. Rather, he had to call a meeting and a state general, which would then pass his proposal of new taxes. अब प्राचीन राजतंत्र के तहत जब फ्रांस का जो सम्राट था उसने अपनी मर्जी से ये नहीं कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसने क्या किया, एस्टेट जनरल जो थे एक प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई और उसमें नए करों पे अपनी प्रस्तावों को क्या मंजूरी लेनी पड़ती थी। नए करों के लिए जो प्रतिनिधि सभा के लोग होते थे उनकी मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजा करते थे। However, the monarch alone could decide then the call meeting of a body that last time it was done was in 1614। अब जो था इस संस्था की बैठक जो है कब बुलाई जाए, इसका अंतिम बैठक जो सन 1614 में बुलाई गई थी। एस्टेट जनरल की जो एक राजनीतिक संस्था थी जिनका उनको क्या लेना पड़ता था, फेवर लेना पड़ता था कोई भी अगर टैक्स वगैरह लगाने पड़ते हैं तो। ऑन द मई 1789 लुइस 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली एंड ऑफ द एस्टेट जनरल और पास प्रपोजल फॉर अ न्यू टैक्सेस। तो 5 मई 1789 में फ्रांसीसी सम्राट जो थे लुई, उन्होंने क्या किया, नए करों को प्रस्तावित करने के लिए एक एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। वो जो दिस टाइम टू लुइस 11 a preplanned hall of Versailles was prepared to host a delegates। जो वो था बैठक जब बुलाई गई तो प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए उनके अवगत करने के लिए क्या है, वर्साई ने एक आलिशान भवन है उसको सजवाया। द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट सेंट 300 representative each who were seated in row facing each other on two sides, which while the 60 member of the third state had to stand at the back। तो पहले तो उसने क्या किया कि दूसरे स्टेट वाले जो थे उसकी बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे और उन्हें आमने सामने की कतारों में बैठा दिया और तीसरे